Children, we have done already in our previous lecture the national income accounting, and this we had done two methods. One is expenditure method and another is income method. Income method, I will just give you a quick revision and then we'll go to the third method. This is income method, and income method you have already done the method in this compensation of employees plus operating surplus plus operating surplus plus mixed income. Okay, when you have added this three, you have reached to, in this case, NDP at FC. Okay, and after this, if you add into it NFIA, net factor income from abroad, you reach to national income. NY is national income. So this already हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे उठाएंगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. आप यहाँ पे लिख लीजिए 700. ओके, 700. देन दिस RRIP. So if you add this, royalty is not written here, so doesn't matter. 540. So this is 540. Okay, then mixed income from self-employed. Okay, 400. Mixed income 400. Okay, so wages and salaries plus एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन है तो नहीं लेना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेना है. फिर RIP ले लिया आपने. ओके, तो आप ये सब एडअप करके कहाँ पहुँच जाते हैं? NDP at FC पर. फिर इसमें आपने क्या करा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढिए. ये रहा -10. ये -10 किया. अब आपको निकालना था GNP at MP. सो यू नीड टू गो फ्रॉम नेट टू ग्रॉस प्लस डेप्रिसिएशन फ्रॉम नेशनल. तो वी हैव ऑलरेडी डन NFIA. एंड MP पे जाना है FC से. FC से MP पर जाना है. तो MP से FC पर -NIT होता है, तो यहाँ पे प्लस NIT हो जाएगा. अब NIT में यहाँ पर सिर्फ सब्सिडीज़ दे रखा है. तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ सब्सिडीज़ की, तो अगर सिर्फ सब्सिडीज़ होती है तो सब्सिडीज़ प्लस होती थी. कब? MP से FC पर को जाना है अगर, है ना, हमने ये सीख चुके हैं पहले ही. तो हम क्या करते थे? प्लस सब्सिडीज़. अभी हम FC पर आए हैं तो हमको बोला गया है MP पर जाओ, तो सब्सिडीज़ क्या हो जाएगी? माइनस. सो दिस इज़ -100. सो टोटल आंसर इज़ 1580. So that way you are supposed to do the numericals in national income. This is just a revision so that we can connect with the previous lecture. ये आपका दूसरा सम आ गया. इसमें आपको निकालना NNP at MP. ओके, NNP at MP. तो आप इसमें कैसे पहुंचते हैं? पहले NDP at FC पर पहुंच जाइए. कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. ओके, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस. ओके, प्लस मिक्स्ड इनकम. अब सामने आइटम लिखिए. कॉम्पनसेशन दे रखा है 2000. ओके, देन इफ़ आई टॉक अबाउट, अब देखिए आप यह दो चीज़ दे रखी है. कॉम्पनसेशन भी दे रखा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन भी दे रखा है. एम्प्लॉयर का लेते हैं, बट एम्प्लॉयर का आप क्या करते हैं, है ना, एम्प्लॉयर का आप लेते हैं, लेकिन क्योंकि आपको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पूरा का पूरा दे रखा है तो आपको फिर से एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ये सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए एक्स्ट्रा आइटम्स दिए होते हैं. सो हैव कॉन्फिडेंस दैट इफ़ यू नो द फॉर्मूला कॉम्पनसेशन इज गिवन, यू नीड नॉट टू टेक एनी सब आइटम. सो डायरेक्टली वी आर टेकिंग व्हाट? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. अब हमको सेकंड चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस. अभी हमने यहाँ देखा ऑपरेटिंग सरप्लस वर्ड है क्या? अगर नहीं है तो हम सब आइटम्स ढूंढेंगे. सब आइटम्स क्या कहलाते हैं इसके? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. RRIP. इज इट? व्हाट इज द सब आइटम्स ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस? RRIP. तो देखें ज़रा RRIP में क्या क्या दे रखा है. रेंट देखिए, यस दे रखा है 200. रॉयल्टी दे रखा है क्या? रॉयल्टी ढूंढिए, यस दे रखा है 40. इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट है क्या? जस्ट फाइंड आउट इंटरेस्ट इज देयर.
interest, 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 yes, it is 10. Now find out profit, 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 yes, profits 400. So this will be your operating surplus, 400, 200, 650. So ये आ गया आपका 650. अब आप चले नेक्स्ट पर मिक्स्ड इनकम. देखिए ज़रा मिक्स्ड इनकम दे रखी है क्या? yes, it is given 1000. okay children, so 1000 plus 650 plus 2000, so you reach to NDP at FC. okay, so it is how much? 3650, 3650. okay, here now what is required? you require to reach to NNP at MP. अब आप N तो आपको चेंज करना है क्या? नहीं, नेट चेंज नहीं करना. आपको क्या करना है? डोमेस्टिक चेंज करना है तो आपको नेशनल पर आना है, और FC चेंज करके आपको MP पर आना है. तो ये डिफरेंसेस हम आपको पहले भी बता चुके हैं. डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए प्लस NFIA होता है, तो आप ढूंढिए NFIA. हाँ है, तो ये आपने +20 कर दिया. अब आप देखिए कि डेप्रिसिएशन तो नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि आपको डोमेस्टिक क्या करना है? नेट पर ही रहना है, ग्रॉस पे नहीं जाना है एज पर द क्वेश्चन. अब आपको MP पर जाना है, तो FC से MP पे जाने के लिए NIT क्या कर दिया जाता है? रिवर्स से प्लस हो जाता है. MP से FC पे आने पे हमने माइनस किया था, और FC से MP पे जाना है तो प्लस हो जाएगा. तो ये आपका +100 हो गया, एंड द आंसर इज 3770. सो इन द इनकम मैथड यू वुड फाइंड दैट यू विल हैव टू गो रिवर्स, है ना. आप इनकम मेथड में 3 आइटम, कॉम्पनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम, ये तीनों ऐड करके आप पहुंचते हैं NDP at FC पर. अब आपको जहां जाने को बोला है, जैसे यहाँ पर नेट पर ही रहने को बोला था, लेकिन डोमेस्टिक से नेशनल जाना था और FC से MP जाना था. तो इफ़ 3 डिफरेंसेस आर क्लियर, ग्रॉस, नेट, domestic, national and MP and FC. If these 3 differences are clear to you, many of the sums will be correct for you if you are very clear. Okay, so it is the income method. I hope you all are very clear in this, and we can go to the next method, that is value added method. The other name of value added method is, what is the other name of value added method? The other name of value added method is product method. Product method, or it is output method. Output method. Okay, I hope it is clear. The other names are very much required, because many a times you don't understand which method is being asked. So let us understand the formula for this method. Value added method, it measures the national income by estimating the contribution of each individual at that particular stage of production in the domestic territory of the country. यहाँ हम आउटपुट मेथड है, तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि इट इज़ द सम टोटल ऑफ goods produced by all 3 sectors of the economy. There are 3 sectors, all of you know, primary sector, secondary sector and tertiary sector. तीनों sectors जो भी output, जो भी production करते हैं, जब हम उन तीनों को add कर देते हैं तो we reach to what GDP at MP. यहाँ पर national income में हम पहुँचे थे NDP at FC में, अब हम यहाँ पहुँचेंगे GDP at MP पर. Okay, so all the 3 stages, identify all the production units. In this what we have to do, then output produced by each enterprise, then calculate intermediate consumption, then value added, depreciation, NIT और net factor income from abroad. ये सेम ट्रीटमेंट है. तो सिंपल सी बात है, कैसे आपका फॉर्मूला आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट. अब मैंने बता दिया आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट किसका? ऑल 3 सेक्टर्स का, पूरी इकोनॉमी में जो तीनों सेक्टर्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट है. ये कैसे आता है? ये आता है सेल्स प्लस change in stock. okay, sales plus change in stock. and sales कैसे आती है? price into quantity. ये बेटा पिछले साल के सम में लास्ट ईयर क्या करा था इन्होंने? सेल्स ना देकर प्राइस इनटू क्वांटिटी दिया था. तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए तो हम पहले सेल्स या तो डायरेक्ट दिया होगा, या फिर सेल्स और चेंज इन स्टॉक ढूंढेंगे. अगर सेल्स नहीं दिया है तो प्राइस और क्वांटिटी दी होगी, मल्टीप्लाई करके निकालेंगे. चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक. गॉट दिस? ये करके हमने क्या निकाल लिया? वैल्यू ऑफ आउटपुट. क्लियर?
अब हमें निकालना तो जीडीपी एट एमपी है, तो इसमें से होने वाले सारे खर्चे जिसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये क्या होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन? जो भी रॉ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, पावर सप्लाई जो भी यूज़ कर रहे हो आप, कोल वगैरह, फ्यूल वगैरह, ये सब इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है। तो इसके अदर नेम होते हैं। अगेन व्हाई आई एम सेइंग एवरी टाइम, बिकॉज मेनी टाइम्स इन द क्वेश्चन यू विल बी सर्चिंग फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वो किसी और नाम से दिया होगा क्वेश्चन में। क्या नाम होते हैं इसके? वन आई टोल्ड यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसको इंटरमीडिएट गुड्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। फिर सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, इसका दूसरा नाम क्या है? सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, कॉपी कर लें प्लीज़। या फिर क्या आपको दिया होगा? और परचेसेस दे रखी होगी, तो परचेसेस भी आपकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाती है। या फिर आपको क्या दे रखा होगा? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फ्यूल, तो ये सब चीज़ें इंटरमीडिएट गुड्स से, ये सब अदर नेम से है ना। अगर डायरेक्टली दिया है तो लकी इनफ आप डायरेक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन उठा के या कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स उठा के माइनस कर सकते हो, लेकिन नहीं दिया है तो यू विल हैव टू सर्च फॉर ऑल दीज सब नेम्स। ओके, सो अब आपने फाइनली क्या कर लिया है? आपने जीडीपी एट एमपी निकाल लिया। कैसे? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट्स ऑल। दिस इज़ द स्मॉल लिटिल फार्मूला। ये जो बड़ा हुआ है वो इसलिए क्योंकि इसके सब आइटम्स लिखे हैं आपने, बट दिस इज़ देयर जीडीपी एट एमपी निकालने का सिंपल सा फार्मूला। अब आपको जैसे कि आपने पहले भी करा है, जीडीपी एट एमपी आपने निकाल लिया तो कितना आसान है नेशनल इनकम पे जाना। जी से नेट पर कैसे आओगे आपको पता है, माइनस डेप। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आओगे आपको पता है, प्लस NFIA। और MP से FC पर कैसे आओगे बच्चों? बाय माइनस NIT वगैरह का कॉन्सेप्ट पहले भी क्लियर हो चुका है। अगर सब्सिडीज़ दिए तो प्लस सब्सिडीज़ हो जाएगा, NIT है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज़ दोनों दे रखी है तो नेट इफेक्ट उसमें से माइनस हो जाएगा। गॉट दिस? आई होप इट इज़ ऑल क्लियर। यू कैन टेक अंडरस्टैंड, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। आई एम जस्ट नाउ क्लीनिंग दिस। ओके, आइए अब सम करते हैं। ये तीनों सेक्टर्स आपको क्लियर हो गए। प्राइमरी होता है एग्रीकल्चर, सेकेंडरी होता है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स और टर्शरी आ जाता है आपका सर्विस सेक्टर। ग्रॉस वैल्यू एडेड इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट कैन बी मेजर्ड बाय मल्टीप्लाइंग गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म एंड देयर मार्केट प्राइस। तो ये हमने ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको पिछले उसमें भी मैंने बता दिया है कि ये कैसे निकलता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है? इट इज़ द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इसमें आपके वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स आते हैं। ये नॉन फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स इसमें नहीं लेते, लेबर की सैलरी इसमें नहीं लोगे आप, सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट्स को कहलाता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो दैट इज क्लियर। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। या प्राइस इनटू क्वांटिटी सेल्स, या फिर सेल्स निकालने के तरीके अब आप देख लीजिए। सेल्स कैसे निकालोगे? मैंने बताया था प्राइस इनटू क्वांटिटी, या फिर आप क्या करोगे? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। गॉट दिस? कई बार डोमेस्टिक सेल्स दी होती है और फिर उसमें आप एक्सपोर्ट प्लस कर लोगे, और या फिर सेल्स ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स दी होगी। ये सब और में है बेटा सेल्स निकालने के तरीके, या तो ये ऐसे निकल सकता है, या ऐसे निकल सकता है, या ऐसे निकल सकता है। डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स इन योर क्वेश्चन। अब आपका आ गया सेल्स हो गया प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये आपका आ गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। फिर इसमें से आपने माइनस किया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, या तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, परचेज फ्रॉम अदर फर्म्स, और मैंने बहुत सारे इसके नाम बताए थे, सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, कॉस्ट ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स, वो सारे कुछ भी आइटम दिया होगा। तो ये आप आ गए जीडीपी एट एमपी पर। अब इसमें से आपने माइनस डेप किया, प्लस NFIA किया, माइनस NIT किया, एंड यू रीच टू नेशनल इनकम।
सेल्स एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अब इसमें आप पहले कर लीजिए, फिर हम प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की। प्रिकॉशंस, जैसे आपने इनकम मेथड में प्रिकॉशंस की कौन सी इनकम नहीं लेते हैं, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी नहीं लेते हैं, इनकम फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेते हैं, लेकिन उसमें कमीशन जनरेट हुआ है तो न्यू सर्विसेज प्रोवाइडेड है वो हम लेते हैं। इनकम फ्रॉम विंडफॉल गेन्स हमने नहीं बोला नहीं लेते, क्योंकि लॉटरीज वगैरह जो खुलती है उससे कोई उसके अगेंस्ट फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, तो वो हमें नहीं लेना है ना। तो ये सब चीज़ें आपने इनकम मैथड में प्रिकॉशंस में करी, एक्सपेंडिचर में भी आपने प्रिकॉशंस करे। अब हम प्रिकॉशंस किस में करेंगे, प्रोडक्शन मेथड में। कौन सा प्रोडक्शन नहीं लेना है while estimating national income? So sale and purchase of second hand goods are not to be included, all of you know that, है ना। ये तो हर बार ही हम कर रहे हैं कि सेल एंड परचेस ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स नहीं लेते हैं। देन कमीशन एंड ब्रोकरेज इंक्लूडेड पेड रिसीव्ड ऑन सेल, पर आपको मैंने बताया इस पर अगर कमीशन जनरेट हुई है तो वो आप लोगे। नेक्स्ट, यस, डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट टू बी इंक्लूडेड, इंटरमीडिएट गुड्स शुड नॉट टू बी इंक्लूडेड, है ना। प्रोडक्शन मेथड में आप प्राइस ऑफ, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स आपको मालूम है आप माइनस कर रहे हो, वो इंक्लूड नहीं करना है। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। एक बात ध्यान रखिए, अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गुड्स का है तो वो इंक्लूड होगा, सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगा। अगर आपकी खुद की कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी चलती है और आप बस में बैठकर किसी और वेन्यू पर जाते हैं तो आप मार्केट प्राइस ऑफ द टिकट नहीं लेंगे। लेकिन अगर प्रोडक्शन करते हैं, आपका खुद का फार्म है और आपने 100 बैग बेच दिए, 10 बैग अपने लिए, 110 बैग हुए थे, 10 बैग आपने अपने घर के लिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए लिए, तो पूरे 110 बैग मार्केट वैल्यू कहलाएगी। आप जीडीपी में पूरे 110 बैग का प्राइस इनटू क्वांटिटी करोगे, 10 जो आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा है वो भी प्रोडक्शन का पार्ट होगा। सो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज टेकन, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट टेकन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ टीचर, इफ आई एम टीचिंग वन ऑफ द पर्सन एज अ ट्यूशन, है ना, तो उससे जो भी पैसा मैं ले रही हूँ वो आएगा। लेकिन अगर इफ आई एम टीचिंग माई ओन चाइल्ड, then it will not be included. Doctor operating his own son will not be included. Why so? Because उसकी आप market price नहीं निकाल सकते. Because the way I teach my own child, I can't say how much efforts I am putting into teaching in that. It cannot be valued in the monetary terms. So services are not included in the national income. प्रोडक्शन सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो सर्विसेज होती है वो नहीं होती, गुड्स होता है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पर, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। नाउ सी व्हाट इज डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होती है? डबल काउंटिंग इज व्हेन द वैल्यू ऑफ वन कमोडिटी इज टेकन ट्वाइस, है ना। अगर आप एक ही कमोडिटी का बार बार प्राइस इंक्लूड करते जाते तो एग्जैजरेटेड फिगर आएगा, तो हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करना है। सो डबल काउंटिंग इज द प्रॉब्लम इन एस्टिमेटिंग ऑफ नेशनल इनकम वेयर द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज एस्टिमेटेड ट्वाइस while estimating the national income। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या रखा है? 2 मेथड्स करें। कौन कौन से मेथड है बच्चों? फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। व्हाट इज दिस फाइनल आउटपुट मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड? फाइनल आउटपुट मेथड मतलब हमें सिर्फ फाइनल वैल्यू को लेना है, ये आप शुरू से करते आए, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेना है। ओनली वॉट एवर एक्स्ट्रा इज जनरेटेड that only has to be taken in the estimation of national income. Second है value added method. In this sum total of value added by all the producing units is counted. कैसे value added method है? value added method आप कर चुके हो, उसमें क्या करना है? value of output minus intermediate consumption, तो जो आता है value added, है ना, तो वही लेना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू ग्रॉस, देखो जीडीपी बोलो या ग्रॉस वैल्यू एडेड एक ही बात है, तो आप कंफ्यूज ना हो, यही है वैल्यू एडेड और यही है ग्रॉस जीडीपी, तो यही लेना है। तो यहाँ पर एक मेथड तो ये हो गया कि सिर्फ जो कंज्यूमर्स ने खरीदे हैं, परचेज बाय फाइनल कंज्यूमर, वही वैल्यू लें, परचेज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप यहाँ पर करते हैं कि आटा चक्की वाले ने फ्लोर वाले ने फ्लावर जो है वो बेचा आटा चक्की वाले ने बेकर को, और बेकर ने इसकी ब्रेड बनाई और इस बेची कंज्यूमर को, ओके। तो इसमें आपको क्या करना है? या तो आप सिर्फ कंज्यूमर का वैल्यू लो
और या फिर आप फ्लोर और बेकर में से इंटरमीडिएट गुड्स को माइनस करो, वरना ये डबल काउंटिंग होगी। लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जाम्पल। तो आपको ये जो मैंने बताया कैसे एग्जाम्पल से, जैसे कि आपका एक सपोज फ्लोर वाला है ना, फ्लावर मिल चलाता है, आटा चक्की चलाता है, एक बेकर है और एक कंज्यूमर है। ओके, फ्लोर मिल वाले ने क्या करा, गेहूं खरीदा, कितने का खरीदा, 4000 का, और उसको ये क्या किया, बाय। ओके, और उसमें से क्या करा, इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, फ्लोर में, आटे में कन्वर्ट किया, एंड कितने में सेल कर दिया, 5000 में। ठीक है, तो क्या 5000 इसकी टोटल वैल्यू आएगी, नहीं, इसकी सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब 4000, तो इसकी वैल्यू एड कितनी हुई, 1000 रुपया। क्लियर। अब इसने क्या करा, सेल 5000 में बेकर को किया था। ठीक है, बेकर ने खरीदा और इसको 6000 में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया ब्रेड में। ठीक है, और 6000 रुपये में कंज्यूमर को उसने बेच दिया, है ना। अब कंज्यूमर को बेचा तो फाइनल कंज्यूमर के पास कितने में पहुंचा, 6000 में। और यहाँ पर हमारा फार्मर था जिसने 4000 में एक चीज़ किसी को बेची थी। अब यहाँ पर इसका भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके 1000 आ गया, तो 4000, 5000, 6000। इसने वैल्यू ऐड की, फार्मर ने 4000 का गेहूँ उगाया, आटा चक्की वाले ने 1000 आटे में चेंज किया, और बेकर ने ब्रेड में चेंज किया 1000 रुपया। तो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करके कितनी आ गई, 6000। तो या तो इस तरह से हम हर स्टेज पर क्या करें, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करें, और या आप क्या करें, सिर्फ फाइनल कंज्यूमर को जो बेचा है वो ले लें। दोनों ही केस में 6000 रुपया वैल्यू आएगी। क्लियर, गॉट दिस। सो दिस वे यू हैव टू अवॉइड डबल काउंटिंग। Got this? Let us go on some numericals. Now these are the numericals. सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, मैंने आपको जैसे बताया सेल्स उठानी है, तो आप देखिए कि सेल्स, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे कि कैसे कौन कौन सी सेल्स है। तो सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म ए, फर्म ए ने किसको बेचा, हाउस होल्ड ने, तो ये फर्म ए की सेल्स हो गई। तो फर्म ए की सेल्स कितनी ले ली हमने, एक्सपोर्ट्स ले लिया पहले फर्म ए का 600, फिर जो उसने फर्म ए ने इसको बेचा, आपको निकालना है सिर्फ वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी। ठीक है, तो उसने फिर 180 का इसको बेचा, फिर फर्म ए ढूंढिए आप, सेल्स टू फर्म ए, हमको बाय फर्म ए ढूंढना है, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए 90, तो ये टोटल सेल्स हो गई। अब ये अपन ने किसका कंप्लीट कर दिया, फर्म ए का। अब फर्म बी का ढूंढते हैं। फर्म बी देखिए आप यहाँ पर, सेल्स टू फर्म बी, ये तो फर्म बी का इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गया, सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी, ये तो हो गया 200 रुपया, है ना। और सेल्स टू फर्म ए, ये फर्म ए को बी ने बेचा, तो ये आ गया 50 रुपये का। ठीक है, अब चेंज इन स्टॉक है नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आ गया, इसका टोटल क्या 870, इसका टोटल क्या 250। आप इंटरमीडिएट गुड्स ढूंढिए। अब आप देखिए कि एक ने क्या करा, इंपोर्ट करा 200 रुपये का, तो ये इसका इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, प्लस ए को और क्या दिया, ए को बी ने भी बेचा था लोकल कंट्री में, तो उसका ये बी हो गया। तो ए के दो इंटरमीडिएट कॉस्ट हो गए, एक तो उसने इंपोर्ट किया और एक उसने बी से ख़रीदा, तो ये दोनों इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करके इसका ए का वैल्यू एडेड कितना आ गया, 620। अब आ जाओ आप बी का, अब बी ने देखिए, अब बी कहाँ आ रहा है वर्ड, वो ढूंढिए, सेल्स टू फर्म बी बाय फर्म ए, तो 90 रुपीज़ का फर्म बी को ए ने बेचा था, ये तो सेल्स टू फर्म ए है, ये सेल्स टू हाउस होल्ड बाय फर्म बी है, तो बस ए की जगह था, तो बी ने में से 90 माइनस किया तो 160 आ गया। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, पर आपको एक एक इंस्टीट्यूशन लेकर आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये वाला सम है, जैसे आप देखिए, फॉलोइंग फर्म एक्स कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, तो इसको क्या कैसे लिखेंगे आप, ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब जीडीपी, मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि यही जीडीपी भी होता है। यस, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस सम। यहाँ आपको क्या करना है, जीडीपी वैल्यू एडेड बाय ए एंड बी, जीडीपी एट एमपी एंड एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो आपको पहले ए एंड बी का सेपरेटली निकालना है, तो क्या करेंगे, जीडीपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड
ये एक ही बात है बच्चों, वैल्यू एडेड या फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, तो आपका क्या करना है, ए का निकालते समय आपको क्या करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। अब देखिए सेल्स दे रखी डायरेक्टली, यस दे रखी 1000, माइनस चेंज इन स्टॉक ढूंढिए, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा 200 माइनस 250, तो ये आपका हो जाएगा -50। फिर माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ परचेसेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी एंड दिस इज परचेसेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए। फर्म ए ने ये खरीदा है 400 रुपये का, कहीं से इम्पोर्ट्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो सीधे आप ये 400 रुपया माइनस कर दीजिए। क्लियर? तो ये आपको अलग से दिया है वैल्यू एडेड बाय ए एंड बी, तो हम अलग से दिखा रहे हैं आपको। तो 1000 में से 450 गए तो कितने बचे, 1000 माइनस 450 550, तो ये 550 किसका आ गया, ए का। गॉट दिस? ओके, अब हम आते हैं बी पर, है ना, तो बी का कैसे करेंगे हम, अब बी पर हम आ रहे हैं, तो बी का हम शुरू करते हैं, तो वही फिर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स बाय बी देखिए, यस 2000 दे रखी। एक बात सुनिए, अगर आपको सेल्स दे रखा है तो अलग से एक्सपोर्ट भी दिया है तो नहीं लेना है, आप लिखेंगे दैट एक्सपोर्ट इज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टोटल सेल्स। ओके, पर अगर अलग से दे रखा है डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स, तो फिर आप 2 बार अलग अलग लेंगे। बट इफ द वर्ड सेल्स इज गिवन ओनली वंस यू विल टेक, इवन इफ एक्सपोर्ट इज गिवन एट द लास्ट यू विल राइट इन द ब्रैकेट दैट एक्सपोर्ट्स आर ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द टोटल सेल्स। गॉट दिस? सो अभी यहाँ पर सेल्स है तो हमें एक्सपोर्ट ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, 2000 हो गया। प्लस चेंज इन स्टॉक, चेंज मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब यहाँ देखिए क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर है, बी का, ये रहा 350, है ना, और ओपनिंग स्टॉक बी का कहाँ है, वेयर इज ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, ये रहा फर्म बी का 450। सो 350 क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, ये आपको बता दिया है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ओके, तो ये कितना आ गया, क्लोजिंग स्टॉक है 350, सो 350 माइनस 450, तो ये क्या हो गया -100। ओके, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ढूंढिए ज़रा, इंटरमीडिएट कॉस्ट मतलब परचेसेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी, तो ये 600 हो गया। So children, this way you will have to do the sums by output method. I have already explained one sum you can see here. Value of output आप ऐड करेंगे तीनों का तो आ जाएगा जो भी, फिर उसमें से आप माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो आप इन दोनों का नेट आएगा जो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपका आ जाएगा GDP एट MP। अब निकालना है तो ये तो आपका एक आंसर ही आ गया। अब आपको क्या करना है, नेशनल इनकम, तो ग्रॉस से नेट पर आ जाइए। कैसे आओगे, माइनस कंजम्पशन, आपको पता है इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन, तो माइनस आपको क्या करना है 40। डोमेस्टिक से नेशनल पे कैसे आओगे, प्लस NFI है, तो ये रहा आपका प्लस NFI है प्लस 10। और MP से FC पर कैसे आएंगे, माइनस NIT। ढूंढिए ज़रा NIT कहाँ है, सब्सिडीज रिसीव बाय ऑल सेक्टर्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो IT माइनस सब्सिडीज, तो 40 माइनस 30, तो ये आ गया आपका 10। तो आपका GDP एट MP इस तरह से आपका कन्वर्ट हो जाएगा NNP एट FC पर। So do this, and there are so many numericals given in your book. If you follow the formula, it is easy to do and you will be able to do. And further, if you want, you can write down to me and then we can solve the questions. Yeah, now the last topic is there of this chapter, this unit, that is GDP and welfare. What is GDP and welfare? It means that in the economy, if GDP is increasing, as you know that India also is having the GDP and now becoming the third largest economy of the world. अभी fourth है, पर Germany, Japan and India has the same $4.19 trillion, and then Germany is there above this, but थोड़े से हम पीछे Germany से, and at second number it is China, and at one number USA. Jump to the third also, God bless our economy. That way we can say that कि हमने पढ़ा कि कैसे ही मेजर होता है, वो होता है मेजर GDP से। अब GDP क्या एक सही इंस्ट्रूमेंट है किसी कंट्री का वेलफेयर मेजर करने के लिए? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन,
है ना। अब आप देखेंगे कि हमारी अगर जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब पॉवर्टी लेवल कम होना चाहिए था, क्योंकि द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन जीडीपी शुड बी ट्रिकल डाउन टू द लोअर स्ट्रेटा एंड इसी को इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इवन इफ द जीडीपी इज इंक्रीजिंग वी कैन नॉट एंश्योर दैट द कंट्री इज हैविंग द वेलफेयर, एंड दिस इज द क्वेश्चन जीडीपी एंड वेलफेयर। डज इंक्रीज इन जीडीपी सेज दैट देयर इज इंक्रीज इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। चलिए अब इसका सॉल्यूशन लोग बोलेंगे कि भाई ये हमारा जीडीपी है, हम इसको पर कैपिटा जीडीपी में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमने इसको टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड किया एंड पर कैपिटा जीडीपी हमारा आ गया। तो क्या पर कैपिटा जीडीपी राइट या रियल पर कैपिटा जीडीपी भी राइट इंडेक्स है? नो, देयर आर सर्टन, अगर हम पहले तो हम सोचे कि प्राइस राइज की वजह से तो नहीं हो रहा है, तो हमने इसको नॉमिनल को रियल में कन्वर्ट कर लिया, तो रियल जीडीपी पता चला लिया। चलिए अब इसमें भी पॉपुलेशन को भी केयर करना है, तो हमने पॉपुलेशन से डिवाइड करके पर कैपिटा जीडीपी निकाल लिया। लेकिन क्या ये भी फुल फ्लेज एक इंश्योर करता है कि वेलफेयर हो रहा है? तो बेटा इसमें भी कुछ लिमिटेशंस है विच इज़ देयर इन योर कोर्स, यू नीड टू लर्न। So real per capita GDP also does not ensure that there is welfare of the economy because of 4 reasons. Reason 1 is this composition of GDP. आपका GDP किन चीज़ों से आ रहा है? जैसे ऑयल जो प्रोन देश हैं जो कि जहाँ पर ऑयल मैन्युफैक्चर होता है, तो सिर्फ ऑयल बनाने से वेलफेयर नहीं हो पाएगा। जब ऑयल बेचकर फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है वो जाकर जनरल पब्लिक में जाएगा, वो फिर वेलफेयर गुड्स खरीदेंगे, तब जाके वेलफेयर होगा। तो अगर आप कोई भी गुड ऐसे बनाते हैं जो कि वेलफेयर गुड्स नहीं है, आप अल्कोहल बना रहे हो, ओपीएम बना रहे और एक्सप्लोजिव्स बना रहे हो, या फिर आप सिगरेट पे ज़्यादा खर्च, मतलब ये सब चीज़ें बन रही है जो कि नॉन वेलफेयर गुड्स है, तो फिर आपका जीडीपी तो बढ़ेगा क्योंकि ये सब की मार्केट वैल्यू तो होती है। अल्कोहल है, ओपीएम है और अदरवाइज टबेको है, या फिर आप बोल दें कि ऑयल है, एक्सप्लोजिव्स है ना, ये सब चीज़ें बनने से जीडीपी बढ़ेगा बट द वेलफेयर ऑफ द गुड विल नॉट बी देयर। सो दैट इज़ द कंपोजिशन। सेकेंड इज देयर, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GDP. If the distribution of GDP is not equal, है ना, in the country, if it is not equitable and the people, there is wide gap between the rich and poor, then even if the GDP increases, the per capita income doesn't increase and the welfare of the people does not take place, as in case of India, the income disparity is very high. Then the third reason is monetary transactions. If GDP is increasing, then also few of the transactions are there which are being ignored, है ना। जितने भी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, लीजर टाइम एक्टिविटीज़ है, हाउसवाइफ जो अपनी सर्विसेज देती है, वो हम कभी भी जीडीपी में नहीं लेते हैं, है ना। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि ये आउट ऑफ लव करती हैं, आउट ऑफ अफेक्शन करती है, इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही कुछ आज भी इंडिया में विलेजेस है वेयर द एक्सचेंज इज़, जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है, बार्टर सिस्टम के थ्रू है। इफ़ यू गो टू आवर ईस्टर्न स्टेट्स, आई डोंट वांट टू नेम एनी ऑफ द स्टेट, बट येस इन आवर कंट्री many of the villages are there where the zamindars or the big farmers, they are giving what food grains against their services, जितने भी लेबर्स हैं। तो उस केस में वो सारी चीज़ें भी आपके उसमें क्या, आपके जो टोटल नेशनल इनकम के मेजरमेंट में मिस हो जाती है। तो वो भी कई चीज़ें क्योंकि मिस हो रही है, तो ये भी आपको ट्रू पिक्चर नहीं दे रहा है। And the last is the externalities. What do you mean by externalities? Externalities are those services for which neither you are being rewarded nor being punished. ना तो आपको कोई रिवॉर्ड मिलता है उसके बदले में, ना ही आपको कोई पनिशमेंट। अब ऐसे कौन सी सर्विसेज है? अगर कोई बंदा इकोनॉमिकली बहुत अच्छा काम कर रहा है, ग्रीन गार्डन मेंटेन कर रहा है, और उसने कहीं पर मान लीजिए वाटर कंजर्वेशन के लिए कोई काम कर रखा है सोसाइटी में, पर उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर कोई बंदा या कोई इंडस्ट्री क्या कर रही है, पोल्यूशन कर रही है, कॉस्ट, सोशल कॉस्ट बढ़ रही है, लोगों के ड्राई क्लीन खर्चे बढ़ रहे हैं, उस जगह पर बीमारियां बढ़ रही है, एस्थमेटिक पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, ये कॉस्ट कौन बियर करेगा?
सोसाइटी को होने वाली, कोई नहीं है। तो इन दैट केस नेगेटिव कॉस्ट, जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज़ है, फॉर विच दिस पर्सन शुड बी पनिश्ड, शुड बी पेनलाइज्ड, बट दैट इज़ नॉट बीइंग डन. So such activities are being not taken in the national income, and therefore national income, even real per capita GDP, does not give the true picture, because four limitations are there. I explained you. First, I told you that composition of GDP. Second, you have done distribution of GDP. If it is inequitable or there is disparity, then does not give the true picture. Third is market exchange. So if the monetary exchange is not there, non-monetary exchanges are there, they are being ignored. And the fourth is externalities, positive and negative. So these all are ignored. It means that the national income is not giving the true picture. And this all for your this long unit, national income. Hope you could understand many of the things, and I have tried my best. And let us move to the next unit. Thank you.